हेलो, हाउ आर यू ऑल। पार्टनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 12 में, CUET में, CA फाउंडेशन में, सब जगह। पार्टनरशिप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। बिफोर मूविंग इनटू द लॉन्ग सम्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अभी के सीरीज में लेके आ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो इन वीडियोस को ध्यान से देखना, एक एक चीज नोट करते रहना, और क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना। एंड एट द एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट योरसेल्फ टू प्रेस अ लाइक एंड द बेल बटन। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये टॉपिक है ना, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे अलग से तो सम्स आता ही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये 4 चैप्टर्स में इसका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन रहता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 4 चैप्टर्स है जिसमें कंप्लीट सम्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का इफेक्ट आता है। सो अगर आपको गुडविल के वैल्यू निकालना नहीं आता है, आपके वो चारों चैप्टर्स के लॉन्ग सम्स वो गलत हो सकते हैं। सो प्लीज इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से समझना। बहुत छोटा सा, बहुत ईजी चैप्टर, बहुत ईजी है। पहली बात तो ना, नाम से थोड़ा अजीब लग रहा है गुडविल के वैल्यू। तो गुडविल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? गुडविल तो क्या होता है? किसी फर्म का अच्छा नाम, उसका रेपुटेशन, जिसके वजह से वो फर्म के पास ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं, उसका सेल्स ज्यादा होता है, उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है। दैट इज अ गुडविल। गुडविल इज अ ब्रांड नेम, इज द रेपुटेशन ऑफ फर्म बाय वर्च्यू व्हिच अ फर्म विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, विल अट्रैक्ट मोर सेल्स। तो वो तो एक इनटैंजिबल थिंग है ना, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाउ डू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल? बहुत ईजी है, उसका कई सारा मेथड्स होता है, कई सारे मेथड्स होते हैं। कौन सा मेथड अप्लाई होगा और डिपेंड करता है बायर एंड सेलर के बीच में। बायर एंड सेलर की बात कहां से आ गई सर? सपोज ये किसी का रनिंग बिजनेस है एंड उसको वो बिजनेस सेल करना है, क्लियर, एंड आपको वो बिजनेस खरीदना है। तो अगले के बिजनेस में, उसके बिजनेस में जितना भी नेट एसेट्स आज की डेट में है, वो ना जनरली उससे कुछ बेसिक पैसा आपसे लेगा। वो एक्स्ट्रा जो पैसा लेगा, क्या चीज का है? वो गुडविल का है। वो गुडविल का अमाउंट कैसे डिसाइड होगा? वो आपके और उस सेलर के बीच में जैसा अग्रीमेंट होगा उस पर डिपेंड करता है। उससे कई सारे मेथड्स होते हैं, क्लियर। जनरली गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ता है? जब बिजनेस का परचेज या सेल हो रहा है। पार्टनरशिप बिजनेस में गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत पड़ता है हर मौके पे, जब भी फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आने का मतलब है या तो कि नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, या एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, या कोई एक पार्टनर दुनिया छोड़ के गया, या फिर देयर इज अ केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। वो हर सिचुएशन में गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ता है। तो अपने हियर वी गो, द फर्स्ट मेथड, पहले बात समझते हैं अपने, उसका जस्ट नाम लिख लो एक बार। इट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये नाम जैसा है ना, वैसे मेथड ही बहुत सिंपल है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या होता है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप है ना यार, सपोज आपके यहाँ पे, आपके आसपास के लोकल एरिया में ना कोई भी एक दुकान समझ लो, आप सोच लो आप, ठीक है, जिस पे आपकी नजर है, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी कोई है, मतलब किसी और रीजन से आपको बिजनेस खरीदना है, बराबर। तो जब आपको उसका बिजनेस खरीदना है, आपके आपस में अगर गुडविल के वैल्यूएशन की बात हो रही है कि गुडविल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? सपोज टेक्निकल एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस करके ये पता चल रहा है कि भले ही मैनेजमेंट चेंज हो जाए, ओनरशिप चेंज हो जाए, उस बिजनेस को पिछले 5 साल से ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट हो रहा था, पिछले 5 साल से ऑन एन एवरेज उस बिजनेस को जो प्रॉफिट हो रहा था, वो प्रॉफिट नेक्स्ट 2 साल तक आराम से होता रहेगा उसके नाम के चलते। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जब किसी बिजनेस खरीदने जा रहे हो, आपने भी मार्केट एनालिसिस किया एंड रिपोर्ट्स निकाली, उससे ये पता चला कि भले ही ओनरशिप चेंज हो जाए, भले ही आदमी चेंज हो जाए, पहले वो ओनर था, अब आप ओनर बन जाए, बट उसके जो अच्छा नाम है, उसका जो रेपुटेशन इतने साल का जो बनाया हुआ है ना, उसके चलते जो एवरेज में वो जो प्रॉफिट कमा रहा था पिछले 5 साल से, फॉर एग्जाम्पल, वो प्रॉफिट आने वाले 2 साल तक होता रहेगा।
तो वो आदमी जब अपना बिजनेस को बेच रहा है ना, वो ये पैसा आपसे लेगा एज गुडविल। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल आ गया, वो पूरा बोल ही चुका हूँ ऑलरेडी मैं। पिछला 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट को प्लस डिवाइडेड बाई 5 एवरेज आ गया, और उसका 2 गुना करना है क्योंकि वो प्रॉफिट 2 साल तक होता रहेगा, तो इंटू 2 कर देंगे, हो गया गुडविल का वैल्यू, कहानी खत्म। अब इसको क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। 2 years परचेज ऐसा वर्ड लिखा रहेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि इंटू 2 करने का, बराबर है। और 2 years परचेज, ये परचेज कैसे करें? कुछ नहीं, इंटू 2 करना है, खत्म। अब अगर हो सकता है 4 years परचेज, आप मत बोला सर ने तो ना 5 साल पढ़ाया था, अरे भाई एग्जाम्पल ले रहा था, 4 साल का भी एवरेज हो सकता है, तो 4 साल का प्रॉफिट को प्लस डिवाइड बाई 4। अब बोल दिया इन 3 years परचेज करने बोलेगा तो इंटू 3 कर देंगे, 1 year परचेज बोलेगा इंटू 1 ही करेंगे खाली। समझ में आ रहा है? पहली बात सिंपल मेथड है एकदम। चलो लेकिन अगर सुनो, आप ना यार किसी का बिजनेस खरीदने जा रहे हो आप, ठीक है, बात हो गया एवरेज प्रॉफिट का, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट का, 2 years परचेज। आपने बोला भाई पीएल दिखा, अपना पीएल अकाउंट दिखा पिछले 5 साल का, आप उसका पीएल अकाउंट देखें। सपोज आप ये किसी का मिठाई का बिजनेस खरीद रहे हो आप, ठीक है, तो सपोज आप देखें ना उसके पीएल अकाउंट में 1 साल क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपया। अब यार आप उसका मिठाई का बिजनेस खरीद रहे हो ना, तो उसका गुडविल मिठाई बेच के होना चाहिए ना, रसगुल्ला बेच के, संदेश बेच के, भुजिया बेच के, सिंगाड़ा बेच के, उसको बेच के होना चाहिए। शेयर बेच के काय का प्रॉफिट? शेयर बेच के जो प्रॉफिट हुआ है, विल दैट अफेक्ट द गुडविल वैल्यूएशन? शेयर बेच के जो प्रॉफिट है उसके चलते कि ज्यादा लोग रसगुल्ला खरीदने आते हैं, बोले हाँ आदमी ये शेयर है पैसा कमाता है उसका रसगुल्ला क्वालिटी के चलते लोग ज्यादा जाते हैं ना। कहने का मतलब बॉस, ये जो 1 लाख रुपए है, ये गुडविल वैल्यूएशन पे इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए ना। तो क्या करेंगे अपने, एवरेज करने से पहले प्रॉफिट में से 1 लाख माइनस करेंगे, हाँ या ना? करेंगे आप। एवरेज करने से पहले कोई भी एक जिस साल प्रॉफिट में ऐसा नॉन ऑपरेटिंग आइटम बोलते हैं इसको, या नॉन ट्रेडिंग इनकम, या नॉन ट्रेडिंग आइटम, ये नॉन ट्रेडिंग है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ये मिठाई बेच के तो इनकम नहीं है, ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है। इसको क्या करना पड़ेगा? क्या बोले आप लोग? क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा अपने को, राइट? तो उसी तरह बोलेगा भैया अच्छा ये दिखाई दे दिया, अब आप देखो एक और कि 1 साल का पीएल अकाउंट में लॉस है, रामनवमी के दिन झमेला हुआ था आगे शोरूम तोड़ दिया कोई लोग, दंगा हुआ था, फसाद हुआ था, कोई दिन शोरूम में या तो चोरी हो गई थी, आग लग गया था, एबनॉर्मल लॉस, या कोई पुराना मशीन बेचे थे, बेच के लॉस हुआ तो वो पीएल में डेबिट। अभी पुराना मशीन जो बेचे आप, वो ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। या दंगा फसाद के चलते तोड़ फोड़ हुआ, या जो चोरी हुई, या जो डकैती हुई, या लॉस से फायर हुआ, ये सब हमारा नॉन ट्रेडिंग लॉसेस है। तो वो बोलेगा भैया इसको भी ऐड करो फिर आप, हाँ या ना? जब नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर रहे हैं तो नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा? एवरेज करने से पहले वो करेंगे, उसके बाद एवरेज करेंगे, उसके बाद इंटू 2 या 3 करना है, हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म। समझ में आ रहा है? अब इसके बेस हम लोग एक दो सम्स कर लेते हैं अभी फटाफट। जैसा नाम है ना वैसे एकदम सिंपल सम्स करते हैं अपने, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज ऑन 1st Jan 2020 ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years। तो 3 years परचेज करने बोला, मतलब क्या करना है? इंटू 3 करना है। और एवरेज प्रॉफिट द लास्ट 5 years, मतलब 5 साल के प्रॉफिट को प्लस डिवाइड बाई 5। आप देख रहे हो 2015 में 30,000 तो प्रॉफिट था, बट 2016 में 40,000 का लॉस था। कोई बात नहीं ना, माइनस कर देंगे, प्रॉफिट्स को सबको प्लस करना है, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। 2017 में प्रॉफिट है, 18 में प्रॉफिट है, 19 में प्रॉफिट है। चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 30,000 प्लस 40,000 नेगेटिव प्लस
92,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाई 5। क्या समझ में आ रहा है? चल ये एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है? 41,400 आ रहा है। बस हो गया। Therefore goodwill equals to 41,400 into 3 बोला है ना, रुपीज 1,24,200 1,24,200 will be the value of goodwill. I hope that makes sense everyone. अब एक और सम करते हैं अपने इसमें, ध्यान से देखना, ध्यान समझना होगा थोड़ा सा। मैंने क्या बोला था कि अगर कुछ भी एडजस्टमेंट्स होता है वो सब करना होता है अपने को, ठीक है। X purchased the business of Y from 1st April 2019. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profits the last 4 years. क्या 100% of the average annual profits बोला है? क्या मतलब? सिंपल यार, एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वही गुडविल हो जाएगा। कहने का मतलब 1 ईयर परचेज बोल सकते हो उसको आप। 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट द लास्ट 4 इयर्स, मतलब पिछले 4 साल का प्रॉफिट को प्लस डिवाइड बाय 4 जो आया उसी के 100%, मतलब वही तो गुडविल का वैल्यू हो गया देखा जाए तो। इंटू 2 3 4 नहीं करना, इंटू 1 कर लो, तुम्हारी मर्जी है तो खुश हो जाओ कि नहीं इंटू तो करना ही है, कर लो इंटू 1, बात एक ही है। राइट सर। The profit shown by Y's business for the last 4 years, वे पिछले 4 साल से Y के बिजनेस का प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट, ध्यान से धीरे धीरे देखिएगा। ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बोला प्रॉफिट था 1 लाख आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000। तो क्या लग रहा है कि 2016 के प्रॉफिट में एज पर आवर डिस्कशन क्या करना चाहिए? आई होप एवरीवन ऐड करना होगा, क्योंकि ये 50 हम लोग पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं, मतलब कि हमारा नेट प्रॉफिट घटा हुआ है, बट ये हमारा नॉन ट्रेडिंग लॉस है। जबरदस्ती प्रॉफिट घटा हुआ है, मिठाई बेच के लॉस नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मिठाई की दुकान है या कपड़े की दुकान है या स्टेशनरी दुकान है, ये तो लॉस हुआ है एबनॉर्मल रीजन से, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड करना होगा 50,000 रुपये, ठीक है। चलिए इसके बाद 31 मार्च 17 में लॉस था यारों, 1,50,000 का लॉस था। ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पेड 80,000। बुक में है, क्वेश्चन बुक में है, इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पेड 80,000। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन क्या होता है ना, किसी एम्प्लॉय को सपोज हमको निकालना है, ठीक है ना, बट हम निकाल नहीं सकते बिकॉज देयर आर सेवरल लेबर लॉज। तो अपन क्या करते हैं, उसको एक कॉम्पेंसेशन ऑफर करते हैं एक साथ अच्छा खासा अमाउंट, और भाई ये ले, अगर तुमको ये पैसा चाहिए तो अभी अपने मर्जी से रेजिग्नेशन लेटर साइन कर दे। वो अपनी मर्जी से विलिंगली बोल देता भैया मैं अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ रहा हूं, पैसा ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हम जो पैसा दे रहे हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, VRS बोलते हैं इसको। ये भी हमारा रेगुलर बिजनेस खर्चा नहीं है। भाई सपोज किसी कंपनी ने अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्ट कर लिया, जब कंप्यूटर्स इंडिया में आया था उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि किसी कंपनी में जहाँ पे 50 एम्प्लॉइज है, अब 30 एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है, 20 से ही काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा ये 30 जन है, इनको इनका एवरेज लाइफ अभी जो बच्चा हुआ वर्किंग लाइफ टिल द रिटायरमेंट एज, मान लो रिटायरमेंट 60 ईयर्स है, कोई आदमी भी 40 साल का ही है, वो तो 20 साल की कंपनी में और काम कर सकता है बेचारा, वो कोई 35 साल का तो 25 साल काम कर सकता है। लेकिन अब कंपनी को जरूरत नहीं उन लोगों की, बट कंपनी निकाल नहीं सकता एज पर लेबर लॉस। तो कंपनी क्या करता था, उनको लाखों रुपए ऑफर करता था, बोले भाई ले 15 लाख रुपए ले और रिजाइन करना तो कर। अब कई लोग उस लालच पे ले लेते थे, क्यों यार यहाँ से 15 लाख तो बैठे बिठाए मिल रहा है आराम से, दूसरा जगह नौकरी कर लेंगे यार, नहीं होगा तो धंधा पानी खोल के बैठ जाएंगे, और नहीं होगा तो हिमालय पर्वत चले जाएंगे, कुछ भी करें। तो ये जो कंपनी जो VRS का पैसा पे किया कंपनी के लिए, ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। कहने का मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट होता तो इसको क्या करते, ऐड करते, बट यहाँ तो क्या है हमारा लॉस, चलेगा ना, लॉस तो नेगेटिव में है, उसमें ऐड कर दो, मतलब क्या लॉस कम हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मान लो अगर प्रॉफिट होता तो क्या करते, इसको भी ऐड करते हैं ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉस में ऐड कर दो, नेगेटिव में ऐड करो, तो माइनस प्लस माइनस।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। 31 मार्च 2018 में प्रॉफिट था, 31 मार्च 19 में प्रॉफिट था। वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग। प्लीज अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें, प्लीज सुन ले पहले अच्छे से, मुझे पता आपको बहुत इंटेलिजेंट है, प्लीज थोड़ा सा मेरा ज्ञान ले लें आप। वेरिफिकेशन बुक्स अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, मतलब इस साल की बात बोल रहे हैं, द मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड ₹60,000 वाज रिटन ऑफ एज लॉस इन द पीएल अकाउंट। क्या करना होगा? ऐड। ये भी तो एब्नॉर्मल नेचर का लॉस है, तो वही है, ऐड कर देंगे, मतलब लॉस में वो नेगेटिव फिगर वैसे ऐड हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट आइटम, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। ऑन 1 जुलाई 2017 2 computers costing ₹40,000 each were purchased and were debited to the traveling expenses account, on which depreciation is to be charged at 10% per annum on straight line method. Try to understand guys. On 1 जुलाई 2017 दो कंप्यूटर, जुलाई 2017 में आपने 2 कंप्यूटर खरीदा था। यार पहली बात तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये फाइनेंशियल 17-18 होगा, हाँ या ना? मतलब इसका ये इस साल का है। 31 मार्च 18 वाले ईयर का पहले बताइए। ये मत सोचना कि 31 मार्च 17 वाले का, बिकॉज ईयर एंडेड 31 मार्च 17 के बाद हुआ है ना, जुलाई में खरीदा था ना आपने। तो पहली बात तो ये मार्च 17 वाले ईयर का नहीं है यारों, हाँ या ना? ईयर एंडेड मार्च 18 वाले का होगा ना, समझ में आ रहा है? On 1 July 2017 2 computers costing 40,000 each were purchased, मतलब 80,000 हो गया ना, and debited to traveling expenses account। तो एक बार यहीं पे स्टॉप करते हैं। 2 कंप्यूटर खरीदा था आपने, there's a capital expenditure guys, एसेट है वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ आता है? पीएल अकाउंट में ना। ये आइटम तो बैलेंस शीट में आने का, बट आपने इसको पीएल अकाउंट में लिख दिया। टेक्निकली बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। कहने का मतलब है मार्च 18 वाला प्रॉफिट 80,000 रुपया से घटा हुआ है, हाँ या ना? वो आइटम एसेट में आना चाहिए था, आपने पीएल में दिखा दिया। 80,000 रुपया से आपका 17-18 वाला प्रॉफिट, सॉरी मतलब मार्च 18 वाला प्रॉफिट जो घटा हुआ है, क्या करना पड़ेगा? ऐड करेंगे। अब कंप्यूटर को आपने एसेट ट्रीट नहीं किया, पूरा खर्चा ट्रीट कर लिया, इसका मतलब क्या? आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, कि आप तो एसेट माने ही नहीं ना, आप तो खर्चे मान लिए उसको, बट उसमें खर्चा, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अपने को, 10% करना है। पहला साल डेप्रिसिएशन कितने महीने का चार्ज होगा? 9 महीने का। अभी आपको याद, अब समझ में आ रहा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का भी इफेक्ट आ रहा है। याद है बार बार जब बोलता था क्लास 11 के चैप्टर्स जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ेंगे। जर्नल भी काम आ रहा है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का केस है, डेप्रिसिएशन भी है यहाँ पे, वो सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इसके बारे में बोलता था, याद है? एनीवेज 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, तो 17-18 वाले ईयर में डेप्रिसिएशन कितना होगा, कोई बता सकते हो? फटाक से कर चुके कैलकुलेशन। 6,000 होगा, वेरी गुड। 6,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, किया नहीं था आपने, चार्ज करना है, मतलब प्रॉफिट से क्या करना होगा? प्रॉफिट से क्या करना होगा? लेस करना होगा, वेरी गुड। ये तो हो गया 17-18 वाले ईयर में। 18-19 वाले ईयर में, अब बोलो 18-19 में क्यों होगा? अरे भाई डेप्रिसिएशन हर साल होता है, डेप्रिसिएशन हर साल होता है। नेक्स्ट ईयर कितना होगा बताओ? 8,000 पूरे साल भर का। 80,000 के ऊपर 10% पूरे साल भर का, कितना? 8,000 होगा। अच्छा क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है। यही अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बोल के रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड बोलता तो 7,400, क्योंकि 80,000 में से 6,000 माइनस रिटर्न ऑन वैल्यू कितना बचा? 74,000, उसका 10% 7,400 का डेप्रिसिएशन, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? चलो अब इस सम्स का सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो उसके लिए ना क्या होता है ना, पहले अपने को प्रॉफिट्स को ठीक करना है। कौन कौन सा ईयर था? 31 मार्च
पहला 16 था ना, ईयर एंडेड। नेक्स्ट था 31 मार्च 17। इस तरह से 4 कॉलम बना लेंगे अपने, 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 19। ये सब ईयर एंडेड है, राइट? ईयर एंडेड। प्रॉफिट्स एज गिवन, प्रॉफिट जो दिया हुआ है ना, पहले वही एज इट इज लिख दोगे। सो प्रॉफिट्स एज गिवन एंड हाउ मच? 1,50,000 नेगेटिव 150 एंड 2 lakhs, राइट? चलो अपने क्या बात किए थे, पहला वाला ये क्या करना था, ऐड करना था ना, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। पहला साल में कितना ऐड होगा? 50,000। नेक्स्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, पेड कितना? 80,000। तो ये माइनस में ऐड कर देना, काम हो गया ना ऑटोमेटिकली। उसी तरह नेक्स्ट जो आइटम था, लॉस ऑफ मशीनरी, बाय एक्सीडेंट, वो भी ऐड होना था। आई होप एवरीवन कैन रिकॉल दिस। क्वेश्चन में साफ समझ में आ रहा था। उसके बाद ऐड पॉइंट नंबर 2 वाला, कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज टू रेवेन्यू, चार्ज टू पीएल अकाउंट, कुछ भी चलेगा, चार्ज टू पीएल अकाउंट। या इतना भारी भरकम नहीं समझ में, इतने लिख सकते हैं, परचेज ऑफ कंप्यूटर्स, डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, वो भी लिख सकते, चलेगा, ठीक है? या कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज टू रेवेन्यू। माइनस क्या होगा इसमें से? डेप्रिसिएशन ऑन द अबव। डेप्रिसिएशन ऑन द अबव, तो आपका 17-18 वाला ईयर के लिए 80,000 के ऊपर 10% 9 महीने का, जुलाई से लेकर के मार्च तक 9 महीना होता है। 6,000 में माइनस करना है, अपन इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? और 18-19 वाले ईयर में सिंस स्ट्रेट लाइन मेथड है, वो 80,000 के ऊपर ही रहेगा 10%, दैट इज हाउ मच? 8,000 नेगेटिव। सो पहला साल तब कितना आ रहा है? 150। नेक्स्ट ईयर का 10,000 नेगेटिव। नेक्स्ट ईयर का 224 होगा शायद, प्लीज चेक। And this is 192. हाँ है ना? Therefore, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप? 150 प्लस 10,000 नेगेटिव होगा, प्लस 224 प्लस 192।
सब कुछ डिवाइडेड बाई 4, ये एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 139,000। और गुडविल 100% बोला था, तो गुडविल के वाले यही तो हो जाएगा ना। Therefore, goodwill is equals to rupees 1,39,000. This is how goodwill is valued under the simple average profit method. और कुछ नहीं है, क्लियर है? आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करो। नॉलेज जितना शेयर करोगे उतना ही बढ़ेगा, उतना ही लोगों को हेल्प होगा। सो एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, यही सिर्फ एक मोटिवेशन है हम टीचर्स के लिए। रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर द वीडियो, आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक यू सो मच।